लास्ट क्लास में कहाँ तक बातें हमारी हो गई थी? ओके, डीयू हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक शुरू होता है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज आइसोमेरिज्म। क्लियर? आइए इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म के अंदर आइसोमर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसोमर्स। थोड़ी देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आइसोमर्स। क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है यहां पर? सेम। आइसो का मतलब अगर अपन बात करना चाहें तो रहेगा सेम। एंड मर का मतलब अगर अपन बात करें तो यूनिट। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। जैसे आपने देखा होगा पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। तो यहां पर आपके सामने आइसोमर, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट। यानी कि सेम यूनिट का मतलब मैं क्या समझू सर? यूनिट का मतलब जिनसे मिलकर बना होगा। तो आप कह सकते हो सेम का मतलब आप समझो सेम। सेम क्या समझेंगे? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इस प्रकार से आपको याद रखेंगे। अगर कभी भी आप लोगों से रिलेशन की बात की जाती है कि ये आइसोमर्स हैं या नहीं है, तो आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट जिनसे मिलकर बना है। और कोई भी कंपाउंड में क्या मिलकर बनता है? मोलिकुलर फॉर्मूले से। तो जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा वही आइसोमर्स हो सकते हैं, दूसरे आइसोमर्स नहीं हो सकते। अब आते हैं हम आइसोमर्स की डेफिनेशन पर। किसके ऊपर? आइसोमर्स की डेफिनेशन के ऊपर। यहां तक नोट करके जल्दी से आएंगे और फिर हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन से काफी चीजों को सीखेंगे। अगर अपन बात करें इस टॉपिक से, इस बार 2 से 3 क्वेश्चंस थे इनडायरेक्टली। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आप इस बात पर मान लीजिए सिंगल टॉपिक वाले क्वेश्चंस नीट अब नहीं पूछेगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछेगा आगे भी वो। आ जाओ जल्दी आओ। होमवर्क आपका रहेगा आयुपैक नेमिंग एक्सरसाइज सेकेंड। एक साथ डिस्कस कर दूंगा मैं फिर, ठीक है? ईएलपी नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है, केवल एक्सरसाइज। और उसमें भी आयुपैक नेम पूछे वही करना है, कॉमन नेम पूछा है छोड़ देना। हाँ, नहीं, इतना विश्वास करो मुझ पे। लिख दिया है। आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखिए। डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए, मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग रहेगा। नोटबुक भरने पर हमें नहीं जाना है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर नोन एज, आर नोन क्या लिखना? जब सामने लिखा है आइसोमर तो उसी की तो डेफिनेशन लिख रहे होंगे। क्लियर? तो आइसोमर्स की अगर अपन बात करना चाहें, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अंडरलाइन द वर्ड डिफरेंट, अंडरलाइन द वर्ड डिफरेंट एंड अंडरलाइन द वर्ड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए, एक्चुअली आइसोमर एक रिलेशन है। आइसोमर क्या है? एक रिलेशन। दो कंपाउंड्स के बीच की रिलेशन को हम आइसोमर्स कहते हैं। एक दो पॉइंट पहले आप लिख देंगे, फिर मैं आपके सामने आगे बढ़ूंगा। पहला पॉइंट और लिखेंगे इसके अंदर, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल, isomers have different physical, isomers have different physical, comma chemical, isomers have different physical, comma chemical, or both, or both properties. Isomers have different physical, कॉमा केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज। यानी कि या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो दोनों भी अलग हो सकती हैं। अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई तो एक अलग होगी।
अगला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम। आप बताइए कंपाउंड्स अलग हैं तो आईयूपैक नेम सेम हो सकता है क्या? डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम्स। आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम। अगला पॉइंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हमें चीजों से कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स। कभी आप सोचोगे इनको रट्टा मार लेंगे हम, बेसिक से हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है। आइसोमर्स हैव आइसोमर्स हैव आइसोमर्स हैव सेम डीयू। आइसोमर्स हैव सेम डीयू। आइसोमर्स हैव सेम डीयू। कुछ लोग अब इस पर भी स्टार लगा लेते हैं भाई, इस पर भी जो स्टार लगाते हैं ना उसका मानसिक लेवल बहुत कमजोर है। आप बताइए आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है कि अलग अलग होता है? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डीयू तो सेम आएगा ही, क्योंकि हम डीयू कहां से निकालते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूले से। तो इसमें स्टार लगाने वाली कौन सी बात है? इसका मतलब या तो आपको डीयू क्लियर नहीं है या फिर आपको आइसोमर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए आप इस पर क्या लगा रहे हैं? स्टार। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, two homologs can't be isomers. Two homologs. Two homologs can't be isomer. Two homologs can't be isomers. Two homologs can't be isomers. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, because they differ, because they differ, because they differ by at least CS2 unit. Because they differ by at least CH2 unit. आप जानते हैं ना होमोलॉग्स में कम से कम CH2 का तो फर्क होगा, कॉमा लगाकर। मींस हैव डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, मींस हैव डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, मींस हैव डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। होमोलॉग्स की खास बात है कि होमोलॉग्स में कम से कम कितने का फर्क होगा? CS2 यूनिट का, एटलीस्ट CS2 यूनिट का फर्क होगा। और CS2 यूनिट का फर्क होगा तो फिर तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो ही। और आइसोमर्स की प्राइम कंडीशन है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या अगर दो कंपाउंड्स का डीयू सेम है तो क्या वो आइसोमर होंगे? होंगे नो। आइसोमर की एक ही कंडीशन है, दैट मोलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। आइए अब इन सब पॉइंट्स को समझना हम शुरू करते हैं। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। देखिए अगर मैं आप लोगों के सामने पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से रखता हूं, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से रखता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या है? अब नेमिंग साथ चलेगी, आप कभी सोचो कि नेमिंग चली गई, हमेशा साथ रहेगी अब नेमिंग। बताइए, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और टर्मिनल पर है तो नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है? तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N1 ऑल। सही बात है कि नहीं है? दूसरा कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कुछ इस प्रकार से। दूसरा कंपाउंड आप लोगों के सामने ईथर है। क्या है? ईथर। आप जानते हैं इसमें ये वाली क्या रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन, और ये क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट OR। तो क्या नाम रहेगा इसका? बताइए। 1 मिथॉक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं ना, तो 1 मिथॉक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है? 2, वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो ये हमारे सामने है। अब देखो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है। सब आपको कैसे पता चला? आप देख लो ना, दोनों का नाम क्या है? अलग अलग, मींस दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। आइए अगर मैं इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला देखूं, क्या देखूं? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बताओ दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? ठीक से काउंट करो भाई, आंखें खोल के ना। हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितना है? इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट कंपाउंड्स। तो इनके बीच में जो रिलेशन है ना, इनके बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम है आइसोमर्स। अब समझो, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट, मतलब जिन एटम्स से वो मिलकर बने हैं वो एटम्स क्या हैं? सेम। कंपाउंड्स अलग पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अब आप बताइए, मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया कि आइसोमर्स हैव सेम डीयू, आइसोमर्स हैव सेम डीयू। तो क्या आप यहां से कंफर्म नहीं कर सकते? अगर मैं बोलूं डीयू निकालो तो बताओ इसका डीयू कितना निकल कर आएगा? जल्दी से हवा में बताओ। 0। ऑक्सीजन को क्या करना है? इग्नोर।
और कार्बन हाइड्रोजन के दुगने, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, तो कोई कमी, तो 0 DU। तो अगर 2 आइसोमर्स होंगे तो उनका DU क्या मिलेगा, सेम। रीजन बीइंग दे हैव द सेम मोलिकुलर। रटने की जरूरत थोड़ी है यार, इनको रटोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये बात हो गई, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स एक रिलेशन है दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में, क्या है, रिलेशन। जैसे आप बोलते हो ये मेरी सिस्टर है, क्लियर। तो आप सिस्टर कब बोलोगे, जब आपके पेरेंट्स क्या होंगे, सेम, तभी बोलोगे। आप बोलोगे मेरा भाई है, तो कब बोलोगे, जब आपके पेरेंट्स क्या होंगे, सेम। जैसे सिस्टर, ब्रदर या फिर मदर, फादर, देयर इज ए रिलेशन। तो ये रिलेशन है दो के बीच में। तो आप बताइए ये आइसोमर्स किसको बताते हैं, रिलेशन को। तो जब भी आपसे पूछे क्या ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, तो प्राइम कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कंपाउंड्स डिफरेंट। तो अगर ऐसा है तो आइसोमर्स होंगे, और ऐसा नहीं है तो आइसोमर्स नहीं होंगे। आइए और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्लियर। अगर मैं बात करना चाहूं बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करना चाहूं, बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा इजी है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं तो बॉइलिंग पॉइंट आपके अल्कोहल का ज्यादा होता है। आप ड्रॉपर है थोड़ा सा जानते हैं, बिकॉज देयर विल बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पर H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। तो ये टाइम आने पर समझा दूंगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना समझ में आए, क्योंकि अभी आपने आईओसी भी नहीं पढ़ी, क्लियर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेटा है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोमर्स की अलग हो सकती है। ये रिएक्शन अलग तरीके से करेगा, वो रिएक्शन अलग तरीके से करेगा, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है। आप जानते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। आइए, ये हमारे सामने था एग्जाम्पल नंबर 1। हमें चीजों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार से, चीजें हमें क्लियर होती हुई चलनी चाहिए। एक कंपाउंड हमारे सामने ये है, दूसरा कंपाउंड अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने है, क्लियर। पहले वाले कंपाउंड का नाम बता सकते हो, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3, सही बात है। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल, तो एन, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो कौन आएगा, अल। आगे बात समझ में। नीचे वाले में आप बताइए नंबरिंग कहां से शुरू करूं, किसी भी साइड से, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है पीसीसी में, कार्बन कार्बन में एन। सेकेंड पोजीशन पर कौन है, मेन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन के लिए ऑन। आप बताइए दोनों सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट, एग्जैक्टली दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम्स। अब बताइए अगर मैं इन दोनों का आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछूं, तो बताओ ऊपर वाले में कितने कार्बन है, 3, कितने हाइड्रोजन है, 6, कितना ऑक्सीजन है, 1। नीचे वाले में बताओ कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। अब जरा दिमाग पे जोर डालो, डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग, इन्हीं को आइसोमर कहते हैं। लेकिन भाई साहब पता है तुम क्या करते हो, तुम इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखते हो जो कि जाते जाते खुद ही भूल जाते हो, आखिरी तक जाते जाते। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन, जो मेन पॉइंट है वो अभी तक क्लियर नहीं है। उस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद क्या समझना था वो क्लियर ही नहीं हुआ है। वो केवल लिखने में नंबर दिलवा सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में नंबर नहीं दिलवा सकता। तो मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं, अपने कॉन्सेप्ट एकदम पिन पॉइंट, जैसा सवाल वैसा ही जवाब मिलेगा आपको। आप बताइए अगर मैं यहां से डीयू पूछना चाहूं आपसे, क्या पूछना चाहूं, डीयू पूछना चाहूं, तो आप बताइए डीयू कितना है। तो सही बात है कि नहीं है। अगर दो कंपाउंड्स आपस में आइसोमर हैं तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम तो डीयू भी क्या होगा, सेम। अब देखो आप जानते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसको समझाना आसान है। एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं पर कीटोन नहीं देते। तो बताइए केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई कि नहीं हो गई।
बॉइलिंग पॉइंट आपके कीटोन्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो पीछे की चीजों में और क्लियरिटी आपको आती हुई जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर बात करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक जो आप लोगों के सामने है वो ये है, एक जो आप लोगों के सामने वो ये है। आप बताइए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ इसका। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। डीयू बताओ इसका कितना है? बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो ये फायदा होता है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का। अगर तुम फॉर्मूले से ड्यू निकालते ना तो अभी पेन चलाना पड़ता तुमको। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5 और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अब जिसने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखी उसके लिए दिक्कत है। क्लियर? डीयू बताओ कितना है इसका भी? तो क्या डीयू 1 है तो मैं बोल दूं ये आइसोमर होंगे? नहीं, डीयू 1 होना आइसोमर की डेफिनेशन नहीं है। क्या सेम होना? मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ढंग से बताइए, ये सेम कंपाउंड्स है कि डिफरेंट? सबसे पहले बताओ ये कैसे कंपाउंड्स हैं? डिफरेंट कंपाउंड। सही बात है कि नहीं है? क्या डिफरेंट कंपाउंड सारे आपस में आइसोमर होते हैं? नो। ये डिफरेंट कंपाउंड जरूर भी है पर साथ में क्या है? डिफरेंट, बताओ क्या? डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका मतलब ये आइसोमर्स नहीं है। तो मेरे पास जगह नहीं है, आप उधर ही लिख देना। यहां पर क्लियर है, नॉट आइसोमर्स। नॉट आइसोमर्स डेफिनेशन में लिखी हुई एक एक चीज क्लियर की है मैंने। डेफिनेशन कहता है डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर आइसोमर्स। तो बच्चा कम पढ़ लेता है, केवल ये सोचता है डिफरेंट कंपाउंड्स। नो, डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कंपाउंड तो ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसका नाम क्या है बताओ? साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम क्या है बताओ? साइक्लोपेंटेन। तो बताइए क्या ये डिफरेंट कंपाउंड हैं? यस। तो क्या ये आइसोमर हो जाएंगे? नो, बिकॉज इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आई? तो आपके सामने स्टेटमेंट आती है कंपाउंड्स हैविंग सेम डीयू विल बी ऑलवेज आइसोमर्स। कोई मतलब ही डीयू सेम होने से आइसोमर थोड़ी हो जाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने से होंगे। क्लियर? क्या ये बातें क्लियर है? चलिए, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उन सबको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किया है, नोट डाउन करेंगे। आइसोमर्स हैव सेम डीयू लिखवाया बेटा मैंने, ये नहीं लिखवाया कंपाउंड्स हैविंग सेम डीयू आर आइसोमर्स। रिवर्स इज नॉट ट्रू। आइसोमर्स हैं तो डेफिनेटली मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। और हम डीयू निकालते कहां से? मोलिकुलर फॉर्मूला से। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए भाई लोगों आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है भाई। स्पीड तेज रखोगे तो एग्जाम्पल ज्यादा करवाऊंगा, स्पीड स्लो रखोगे तो एग्जाम्पल कम होंगे। कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपको बाद में कोई कहे कि भाई इस भाई ने तुम्हारे साथ ये कर दिया। मैं खुद ही बता देता हूं, जितना ज्यादा समय आप मुझे देंगे मैं उतने ही ज्यादा क्वेश्चन और उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। जब भी कोई टॉपिक समझो तो ऐसे कि तुमसे कोई पूछे तो उसको दूसरे को समझा सको। अगर आप किसी दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो उसका मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आई है वो बात। तो आइसोमर्स की कंडीशन बताओ। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट कंपाउंड। आइसोमर टेक्निकली एक रिलेशन है। आइसोमर टेक्निकली क्या है? एक। और इस रिलेशन को जो फिनोमिना एक्सप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म।
कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन इट विद वन सुटेबल एग्जांपल। उस दौर से आप निकल चुके हैं। आगे बढ़ सकता हूं? बढ़िया क्वेश्चन। नीट के मैक्सिमम बच्चे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सुलझ जाते हैं, इसको भी अप्रोच नहीं कर पाते, कारण बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो जब भी आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आएगी ना, तो समझ लेना कोई क्वेश्चन अटक जाएगा आपका। अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम एक्सक्लूसिव। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को और कर दीजिए पूरे खानदान को जलील। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़ो पहले। जब तक आपको यह क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोमर्स। अब इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या है। आइसोमर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो डिफरेंट क्या होते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स, बट साथ में कंडीशन और क्या है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बात है कि नहीं है? कंपाउंड्स मस्ट बी डिफरेंट बट द मोलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। बस, तो अब आपको यह देखना है किन दो का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप बताइए, 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा क्या?
ए दिमाग से पैदल लोगो, इधर कौन है और इधर कौन है, तो कैसे हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, या आइसोमर नहीं हो सकते। आप बताओ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? देखो कितने कार्बन है, 3। प्रोप, आगे बात समझ में, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी OH और इसमें भी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, पर कंपाउंड क्या है, डिफरेंट, तो ये बिल्कुल आइसोमर्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वाले में ये बढ़िया, अब देखो आयुपैक नेमिंग नहीं आएगी तो बैठे रहोगे। ये क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का नहीं, आयुपैक नेमिंग प्लस आइसोमेरिज्म का होता है, और अच्छा एग्जामिनर यही करता है। तो बताइए, कह रहा है मिथाइल मिथेनोएट, तो एक बार मिथाइल मिथेनोएट की स्ट्रक्चर बनाइए। आपको मालूम है ना, ईस्टर में जो भी पहले लिखा होता है वो कहां जुड़ा होता है, ऑक्सीजन पर। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है किसकी, मिथाइल मिथेनोएट। दूसरा कह रहा है इथेनोइक एसिड, तो ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर हो गई है किसकी, बताइए, इथेनोइक एसिड की। दोनों में जल्दी से बताइए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए। दोनों में कार्बन कितने हैं, 2। दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं, 4। दोनों में ऑक्सीजन कितने हैं, बताइए। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट कंपाउंड अलग, साफ दिख रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ईस्टर। जी हाँ, ये आइसोमर्स हैं। मोर देन वन करेक्ट वाला है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आपके सामने कौन है, प्रोपीन, और ये कौन है, साइक्लोप्रोपेन। बताओ दोनों में कार्बन कितने हैं, 3। दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जी हाँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, पर कंपाउंड अलग अलग है। इट मींस बिल्कुल सही, ये भी आपस में आइसोमर्स हैं। अगले क्वेश्चन पर फिर से निगाहें डालिए। आइसोमर ऑफ मिथाइल इथेनोएट, आइसोमर ऑफ मिथाइल इथेनोएट। आप बताइए इस क्वेश्चन से आपको क्या क्लिक किया, कि क्या अप्रोच लेंगे हम, क्या अप्रोच लेंगे हम। आइसोमर ऑफ मिथाइल, मिथाइल क्या लिखा हुआ है, मिथाइल इथेनोएट। इसका मतलब यह कह रहा है कि मिथाइल इथेनोएट के एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। तो मिथाइल इथेनोएट की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर यही बनेगी क्या, कहता है आपको सिंपल सा ये पता करना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला और कौन कंपाउंड है, खत्म हो गई कहानी। तो आप क्या सोचते हैं कि आइसोमर की डेफिनेशन पूछेगा, नहीं, एप्लीकेशन। बोर्ड में 98% आते हैं, हम किसी सिंगल माइनर में भी 98 नहीं ला सकते, कारण वहां केवल जो आपको आता है वो लिख के आना है। यहां अलग तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो बताइए इसके अंदर कितने कार्बन है, जल्दी से बताओ, कितने कार्बन है इसमें, 3। कितने हाइड्रोजन है, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, पक्का। इसका मतलब आपको चेक करना है इनमें से किसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पहले वाले में बताओ कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंपाउंड डिफरेंट, बिकॉज दिस इज कार्बोक्सिलिक एंड दिस इज ईस्टर। अरे ईस्टर है ना ये, तो ये आपस में आइसोमर हुए, डिफरेंट कंपाउंड्स बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगले वाले में बताओ जल्दी से बताओ, कितने कार्बन है इसमें, 3। कितने हाइड्रोजन है, काउंट करके बताओ, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सही बात है कि नहीं है? तो आप बताइए क्या इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईस्टर, और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, वन इज कीटोन एंड वन इज अल्कोहल। तो कंपाउंड अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो ये भी इसका क्या है, आइसोमर। अगले वाले कंपाउंड की तरफ चलिए। अगर अपन बात करें, कार्बन बताओ कितने हैं, 3। हाइड्रोजन बताओ जल्दी से कितने हैं, 6। ऑक्सीजन बताओ जल्दी से, 2। तो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर कंपाउंड अलग, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, और उसमें केवल एक है। आईपैक नेम लिख लो, अलग अलग आएगा। तो ये भी आपस में क्या है, आइसोमर। नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी से, कार्बन कितने हैं, 3। 1 2 3। कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 1, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो बताइए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, पर कंपाउंड अलग, तो ये भी इसका क्या है, आइसोमर। तो कई बार आपको बोल देता है कि बताओ नाम लिख करके इसका आइसोमर कौन है, तो मतलब उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला कंपाउंड पहचानना है, क्योंकि आप जानते हैं आइसोमर्स की प्राइम कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम बट कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट।
तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। मतलब ये दोनों क्वेश्चंस आइसोमर की डेफिनेशन पर थे। ये दोनों क्वेश्चंस किस पर थे? आइसोमर की डेफिनेशन के ऊपर थे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी ने सुलटा दिया है? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो हम आइसोमर्स को बेसिकली स्टार्टिंग में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आइसोमर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों? दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन आते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके कई नाम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोल देते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। जब ये नाम आता है कई बार तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, पर जब तक वो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता। इन्हीं को ही कई बार हम क्या बोल देते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। इन्हीं को ही हम लिंकेज आइसोमर्स भी कह देते हैं। क्लियर? या फिर कई बार हम इनको रीजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजियो आइसोमर्स। ये सब इन्हीं के ही नेम है। आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोल दो, आप लिंकेज आइसोमर्स बोल दो, आप रीजियो आइसोमर्स बोल दो। क्लियर? ज्यादातर चलने वाले ये दो नाम है, ज्यादातर ये चलते हैं, या तो स्ट्रक्चरल का नाम करेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल का। ये पहली कैटेगरी हो गई है। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स। कौन से आते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? तो अपन उधर नहीं जाएंगे अभी, अपन एक टाइम पर एक ही डील करेंगे। ऐसा नहीं इसको भी साथ उठा लिया उसको भी साथ उठा लिया, उनमें डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं, कुछ चमकने वाला नहीं है। सही बात सही समय पर बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को डिस्कस करना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मेनली अगर अपन बात करना चाहें तो या तो हमारे सामने कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? स्ट्रक्चरल, या फिर कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चरल या फिर अगर अपन बात करना चाहें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। एक बार थोड़ा सा निगाहें दौड़ाओ। मेरे लिखने का तरीका जो रहेगा ना वो बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, नोटबुक भरने वाला नहीं रहेगा। रुको और आंखें खोलो। आप दो कंपाउंड्स को आइसोमर कह रहे हो, इधर सुनो। अगर आप कह रहे हो एक्स एंड वाई क्या है आपस में? आइसोमर। इसका मतलब आप कुछ बातें कंफर्म कर चुके हो। क्या कंफर्म कर चुके हो? कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंपाउंड। सही बात है कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। क्लियर? आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो कि ये मेरी बहन है और सामने वाला पूछता है अच्छा तो तुम्हारे माँ बाप कौन कौन है, तो इसका मतलब उसको बहन वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो जब हम आइसोमर वर्ड लिख रहे हैं तो समझो कि आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंपाउंड। अब हम बताएंगे वो कंपाउंड डिफरेंट किस वजह से। अगर कंपाउंड अलग है तो अलग किस वजह से हुए हैं, वो कारण बताएंगे। अभी तक हमने ये बताया है कि बस केवल और केवल कंपाउंड क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन यहां पर नहीं लिखूंगा, एकदम पिन पॉइंट डेफिनेशन की बातें होंगी जो काम की हैं, जो काम की नहीं उनका कोई मतलब नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करके आएंगे, आगे बढ़ूंगा। स्पीड मेंटेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर एक ही बात होती है। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए। पहले स्ट्रक्चरल ज्यादा चलता था, आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल से रिप्लेस हो गया है। उसके पीछे के रीजन है, लेकिन आप नहीं भी जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुलटा दिया है सभी ने? आइए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। दोस्तों जब तक आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में नहीं आए ना तो उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? लिखिए।
compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structural formula, compounds having same molecular formula but different structural formula। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है सेम, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखो डिफरेंट कनेक्टिविटी, ब्रैकेट में क्या लिख दो डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी। क्या मतलब है डिफरेंट कनेक्टिविटी का, इन सब बातों पर हम बातें करेंगे। सुलटा दिया सभी नहीं? चलिए, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताओ। कनेक्टिविटी का मतलब होता है जुड़ने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट में स्टार लगाकर लिखेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस sequence of bonding of atoms, sequence of bonding of atoms, sequence of bonding of atoms, sequence of bonding of atoms। आगे बात समझ में? पेन डाउन और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए वन बाय वन। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं C4H9Br, आप बताइए इसका DU कितना है, जल्दी से हवा में आना चाहिए। बताइए ब्रोमीन को क्या मान लो हाइड्रोजन, तो C4H10 होना चाहिए था और H10 ही है तो DU 0, कोई हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है। अब इसका मतलब समझो, आपको पहले ही पता चल गया बच्चे DU क्या है 0। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा और कोई भी रिंग। अगर आपने स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड या रिंग बना दिया तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आ सकता। तो ये DU बताता है आपको। चलिए अगर मैं आपके सामने यहां पर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, देखिए ये जो मैं बना रहा हूं, आप बताइए ये क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड। अगर मैं इसमें आपसे नाम पूछना चाहूं तो आप बताइए इसमें ब्रोमीन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यू विल से आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 ब्रोमो। क्या बोलोगे 1 ब्रोमो। पीसीसी में 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सो आईयूपैक नेम इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने आप लोगों के सामने इसी कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लगा दिया है, यहां पर Br को जोड़ दिया है। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन उतने ही हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब समझा ना, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। यहां ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर था, पर यहां पर ब्रोमीन आपका कार्बन नंबर 2 पर आ गया है। इसका मतलब आपका कनेक्टिविटी चेंज हो गया है, एटम्स का अटैचमेंट बदल गया है। पहले ब्रोमीन 1 पर जुड़ा था, अब ब्रोमीन 2 पर जुड़ा है। इसे कहते हैं डिफरेंट कनेक्टिविटी। क्या कहते हैं? डिफरेंट कनेक्टिविटी। नाम बताइए क्या रहेगा? नाम रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने ये लिख दिया है कंपाउंड, ये वाला। क्लियर। इस प्रकार से अगर अपन बात करें, ये लिख दिया है तो इसका आप आईयूपैक नेम लिखेंगे। वही स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2 नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल, या तो इधर से या इधर से। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। बताइए नाम क्या रहने वाला है? इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो। पक्का? उसके बाद 2 मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। वर्ड रूट प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सोचिए अगर आईयूपैक नेमिंग नहीं आता तो आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ सकते हैं?
क्लियर, कनेक्टेड है पूरा टॉपिक इसके अंदर। तो ये आपके सामने है, इन सब में अटैचमेंट अलग अलग है। अब आप बोलोगे सर कहां अलग है, इसमें भी तो ब्रोमीन 2 नंबर पर था और इसमें भी तो ब्रोमीन 2 नंबर पर। सही, आपने केवल ब्रोमीन को देखा, ये नहीं देखा इसमें चारों कार्बन स्टेट चेन में थे, पर इसमें कितने आए केवल, तो कार्बन के जुड़ने का तरीका ही बदल गया है। तो जब एटम्स के जुड़ने का तरीका बदल जाता है तो हम उसे डिफरेंट कनेक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंट कनेक्टिविटी कहते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इन कंपाउंड्स के बारे में आपसे कुछ बात यहां पर पूछना चाहूं तो आप क्या कह सकते हैं इन सभी कंपाउंड्स के बारे में, सोच समझ कर बोलना। इन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम कह सकते हैं इनमें एक कॉमन है, क्या, सेम मोलिकुलर, यू एग्रीड। आप देख लेना सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला जो आप लोगों के सामने आने वाला है वो सेम, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। और बताओ क्या है इनके अंदर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, डिफरेंट, डिफरेंट क्या है इनका, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब पता है बहुत सारे लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट में धर लिए जाते हैं। बहुत लोगों की बात कर रहा हूं, तो मैं सोच समझ के बात कर रहा हूं, इसमें बच्चे इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। तो ये आपके सामने डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब सिंपल सा क्या मिलेगा बताओ, डिफरेंट कनेक्टिविटी। इस प्रकार से लिख सकता हूं, कनेक्टिविटी का मतलब समझ में आए ना, एटम्स के जुड़ने का तरीका, डिफरेंट कनेक्टिविटी। और इन्हीं को ही बताओ हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बताइए इसमें रटने की कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दिया जाता है। जब तक दिमाग के अंदर मतलब क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीजों को समझ नहीं सकते, याद रखना बहुत मुश्किल होता है। देखो अल्टीमेटली याद तो सब रखना है, लेकिन समझ कर याद रखना आसान होता है। तो जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट, क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर मैंने बोल दिया ऐसे आइसोमर्स, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी सेम हो चुका है, कंपाउंड अलग हो चुके हैं, और अलग होने का कारण क्या है, कनेक्टिविटी अलग होना। सुलटा दिया सभी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कनेक्टिविटी बदलेगी ना तो फिजिकल प्रॉपर्टी 101% बदलेगी। जैसे आप ड्रॉपर आपको जानते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होगा तो 101%
फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, या तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, या मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, या सोलिबिलिटी में फर्क आएगा, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो इन कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिनमें से आता है जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपके फिजिकल टेक्निक्स हैं कंपाउंड्स को सेपरेट करने की। तो यही नोट जबरदस्त बनेगा स्टेटमेंट के अंदर। लिखिए, structural isomers can be separated by physical methods. Structural isomers can be separated by structural isomers can be separated by physical methods. Physical methods like distillation, like distillation, like distillation. डिस्टिलेशन टेक्निक किस पॉइंट पर बेस्ड है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको जब सेपरेशन टेक्निक पढ़ाएंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं ये नहीं कह रहा कि केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी, हो सकती है केमिकल डिफरेंट हो जाए या ना भी हो केमिकल, लेकिन ये कंफर्म है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एक पॉइंट अपने दिमाग में छाप लो, जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी ही बदलेगी, खत्म हो गई कहानी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी तो हम इन दो को, जैसे इन दोनों को सेपरेट करना है तो मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेट कर लूंगा। अगर कोई टेक्निक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेट करता है तो उसे हम फिजिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल। अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेशन होता है तो उसे केमिकल मेथड कहते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो ये जबरदस्त पॉइंट था। जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे तो और भी बेहतरीन ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर मान लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप हमसे कोई पूछ ले। किसकी बात कर दे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे सामने कितने टाइप के हो सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बदलने से किस किस में बदलाव आ सकता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे सामने होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें चेन आइसोमर्स, कौन से रहेंगे? चेन आइसोमर्स। पहले आप मुझे लिखने दीजिए चेन आइसोमर्स। देखो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कुछ में। तो आप बताओ आइसोमर का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर, कंपाउंड अलग हैं पर मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो किस में डिफरेंट होंगे? चेन में, या तो मेन चेन या साइड चेन, दोनों के अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इसी में ही हमारे सामने आते हैं कौन से? पोजीशन आइसोमर्स। नाम से ही क्लियर हो जाएगा। आप बताओ, इधर देखो, आइसोमर्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर। अब कंपाउंड में डिफरेंस किसकी वजह से होगा? पोजीशन। आप बताओ आईयूपैक नेमिंग में किन की पोजीशन बताई थी? 3 की, या तो फंक्शनल ग्रुप, या मल्टीपल बॉन्ड, या तो तीनों में से किसी की पोजीशन बदल रही होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप समझ जाओ इस बार कौन डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है रिंग चेन आइसोमर्स। कौन आते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई भी डिस्कशन नहीं है कि एक तो रिंग हो और दूसरा ओपन चेन हो। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, पर एक में रिंग और एक में ओपन चेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है मेटामर्स। कौन आते हैं? मेटामर्स। इनको टाइम आने पर आपको समझाएंगे, ये हवा में समझ में नहीं आ सकता। लास्ट हमारे सामने रहेगा टोटोमर्स। कौन रहेगा? टोटोमर्स। और टोटोमर्स हम डिस्कस करेंगे कब? इन जियो से, जब हम क्या पढ़ रहे होंगे? जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर टोटोमर समझाऊंगा, क्योंकि टोटोमर को समझाने के लिए मुझे रेजोनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टेक्निकली आपके सामने कितने टाइप के हो गए हैं? एक चेन आइसोमर, एक पोजीशन आइसोमर, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक रिंग चेन आइसोमर, एक मेटामर्स और एक
टॉटोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो आप ये मत सोचिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? दो आइसोमर्स में रिलेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? रिलेशन। इसका मतलब अब हमें इनको वन बाय वन डील करना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे किसकी? चेन आइसोमर्स। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। याद रहे डेफिनेशन बहुत ही कंसाइज और बहुत ही प्रिसाइज होगी हमारी। सुलटा दिया है? पक्का? चलिए, किस प्रकार से बातें कर सकते हैं चेन आइसोमर्स। देखिए पहले इधर देखो, कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे सीक्वेंसिंग वगैरह, लेकिन नाम से ही चीजें क्लियर होंगी। आइसोमर का मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट। अब कंपाउंड डिफरेंट किसकी वजह से होने चाहिए? चेन लेंथ। और दो टाइप की चेन होती हैं, मेन चेन एंड साइड चेन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट वाली जो होती है। तो चेन लेंथ में फर्क आना चाहिए। चेन लेंथ में फर्क आने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में बदलने। आप बताइए चेन में होता ही कौन है? दो ही टाइप की चेन होती हैं, या तो मेन चेन जिसे आप पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, तो उसमें कार्बन होंगे। साइड चेन में भी कौन होंगे? कार्बन। तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलेंगे या तो मेन चेन में या साइड चेन। तो लिखिए इसके सामने, isomers having different chain length. 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 जहां पर आपने वर्ड लिखा है चेन लेंथ, उसके नीचे ऐसे करके लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर रहा है। लेंथ बदलने से क्या बदलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट चेन लेंथ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेन चेन ओब्लिक साइड चेन। मेन चेन ओब्लिक साइड चेन, या तो मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या बदल जाए या फिर साइड चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या बदल जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। अब देखो मैंने ये नहीं लिखा कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट चेन लेंथ। ये इतना सारा लिख लिया जिसमें से समझ में कद्दू कुछ नहीं आया। तो आपने बहुत कंसाइज लिखा है। आइसोमर बोलते ही मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड, और क्या बोल दिया? डिफरेंट चेन लेंथ। डिफरेंट किसकी वजह से है? चेन लेंथ की वजह से। और जब भी चेन लेंथ बदलेगी तो कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सभी के ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास है C4H10। जल्दी से बता दो दोस्तों डी कितना है इसका? पक्का? डी इसका कितना है? 0। क्लियर? देखो इस तरीके से डी काम आता है। इसका मतलब इस मोलिकुलर फॉर्मूले से मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा उसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड आएगा और ना ही कोई रिंग आएगी। तो मैं पहला इसके अंदर बना रहा हूं चेन इस प्रकार से। चारों के चारों कार्बन जो हैं मैंने किसके अंदर रख दिए हैं? स्टेट चेन के। तो इसका नाम बताओ क्या लिखा जाएगा? एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल, मींस देयर इज नो ब्रांचिंग। और फिर मैंने क्या रखा? 3 कार्बन स्टेट चेन में और एक ब्रांचिंग में। आप बताओ कॉमन नेम में कौन सा इस्तेमाल में लिया जाएगा? आइसो। आइसो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये हमारे सामने क्या बन गया है? आइसो ब्यूटेन। अगर कभी आपसे पूछे कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, बताओ दोनों में कौन सी रिलेशनशिप है, तो आप देखिए इसके अंदर बताइए इसकी पीसीसी के अंदर
कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। और इसकी पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स हैं? कहीं से कहीं चले जाओ, 3 ही आएंगे मैक्स टू मैक्स। तो मैं यहां से यहां चला जाऊं तो बताइए इसकी चेन लेंथ में कितने कार्बन एटम्स हैं? कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो बताइए दोनों में पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग है। इसमें 4 कार्बन की पीसीसी है, इसमें तो मैं कह रहा हूं चेन लेंथ बदल गई है। कौन सी चेन लेंथ? मेन चेन की लेंथ बदल गई है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे आप बताइए? ये आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। सीआई लिख दो इन शॉर्ट। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ क्या है? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, बट दोनों की डिफरेंट चेन लेंथ। और चेन लेंथ बदलने से कनेक्टिविटी देखो अपने आप बदल रही है। इसमें चारों कार्बन किस में थे? स्टेट चेन में। इसमें 3 कार्बन स्टेट चेन में आए। तो पहली बात कनेक्टिविटी बदली, मतलब ये कौन सा आइसोमर है? स्ट्रक्चरल। कनेक्टिविटी बदलते ही स्ट्रक्चरल। और कनेक्टिविटी में भी क्या बदला? चेन की लेंथ बदली है, तो चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में चलेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। जल्दी से डीयू बताएं दोस्तों। डीयू कितना है? 0। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ना तो उसमें कोई पाई बॉन्ड आएगा और ना ही कोई रिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड आने से डीयू 1, रिंग आने से भी डीयू 1, और इसका 0 है, तो कोई रिंग और पाई बॉन्ड नहीं आएगा। पहली स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाई है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहली स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल देता हूं? इसको बोल देता हूं नॉर्मल पेंटेन। कितने कार्बन है? 5। पांचों के 5 किसमें है? स्टेट चेन। फिर मैंने क्या किया? 4 कार्बन रखे स्टेट चेन में और एक लेकर गया ब्रांचिंग में। बताओ कौन सा बनेगा? आइसो। तो ये कौन सा बन गया है आपके सामने? आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन क्या नाम है इसका? कॉमन नेम। कॉमन नेम है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, 3 कार्बन तो रखूंगा स्टेट चेन में और 2 कार्बन कहां लेकर चला गया हूं? ब्रांचिंग में। बताइए इसको क्या बोलेंगे हम? नियो यूनिट है इसके अंदर। सो दिस इज नियो पेंटेन। ये हमारे सामने है नियो पेंटेन। क्लियर? सबसे पहले कंफर्म करें, क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? जी हाँ, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर कंपाउंड सारे अलग अलग है, तो आइसोमर है। क्लियर है? आइए कौन से आइसोमर है चेक करते हैं। इसकी पीसीसी में बताओ कितने कार्बन है? How many carbon atoms are there in its parent carbon chain? You will say there are 5 carbon atoms in PCC. In this case, how many carbon atoms are there in PCC? You will say 4 carbon atoms. अगर मैं इसमें पूछना चाहूं how many carbon atoms are there in parent carbon chain? You will say 3 carbon atoms. तो देखो तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है? चेन लेंथ। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इनके बीच में अगर आप रिलेशन पूछना चाहो तो ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें चेन लेंथ डिफरेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिए है सभी ने?
पक्का? हाँ, आईयूपैक नेम लिखोगे। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ आइसो पेंटेन, तो बताओ इसका आईयूपैक नेम क्या रहेगा? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है, नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चे? 1 2 3 4, क्या नाम रहेगा बताओ? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? तो ये तो कॉमन नेम लिखे गए आपके सामने। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। अगला एग्जांपल हमारे सामने है C4H8। डी यू बताओ जल्दी से क्या है? डी यू कितना है? 1। अब आप बताओ डी यू 1 का मतलब तुम क्या समझे? कि सर आप जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो स्ट्रक्चर में या तो पाई बॉन्ड आएगा या रिंग आएगी। अगर आपने पाई बॉन्ड और रिंग नहीं बनाया तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो ही नहीं सकता। क्लियर? आइए, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ये दिया हुआ है। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एंड आप चेक करके बताएं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। पहले वाले में अगर अपन देखें, ध्यान से देखिए, इस वाले में मैं पाई बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी सी वो है, चेंज कर लेता हूं, बेटर एग्जाम्पल बन जाएगा ये हमारे सामने, ये रहेगा 3। क्लियर? अब आप चेक कीजिए इसके अंदर, बताइए ऊपर वाले में पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और इसमें पेरेंट कार्बन चेन में यहां से यहां या यहां से वहां, तो बताइए कितने कार्बन चेन होंगे? पेरेंट कार्बन चेन में 3। तो बताइए दोनों में चेन लेंथ क्या है? अलग अलग। इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो बताइए अगर आपसे पूछे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देन यू विल से ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, अब एक अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में यहां पर आ रहा है। आप पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा किसका? आयुपैक नेमिंग का। ये कंपाउंड बनाया गया है, फिर से ये कंपाउंड बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो क्या है? सेम। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अभी तक आप चेक कर सकते हो, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अभी तक दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली क्या है? सेम। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैंने डबल बॉन्ड ये लगाया और इसमें मैंने डबल बॉन्ड ये लगाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड यू विल फाइंड दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। चेक कर लेना आप, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह सब। अब देखो इसमें पीसीसी, तो ये आपका कौन है बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि पीसीसी में आना ही चाहिए। तो पीसीसी यहां से शुरू कर यहां, आप बताइए यहां जाओगे कि मल्टीपल बॉन्ड की तरफ? तो हम मूव करेंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। बताओ पीसीसी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें बताओ ये हमारे सामने क्या रहने वाला है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना? तो ये कार्बन पीसीसी में आना ही चाहिए। तो यहां से शुरू करके अब बताओ कार्बन देखूं कि मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा। तो ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3 और ये रहेगा नंबर 4। दोनों कंपाउंड्स की किस में डिफरेंस है? चेन लेंथ। हेंस ये एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। तो सोचिए, जिस बच्चे को आयुपैक नेमिंग नहीं आती, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन नहीं आता, वो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पर हाथ डाल सकता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नेमिंग प्लस आइसोमेरिज्म। तो कई बार बच्चे को लगता है कि ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। नहीं भाई, नेमिंग नहीं आती है तो ये आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। हाँ बन सकता है। अभी आप समझो, मैं टोटल नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि चेन आइसोमर्स होते क्या है एग्जांपल्स के थ्रू। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, वो हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन। अभी तो वर्ड चेन आइसोमर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
सुलटा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, मतलब अब हम आएंगे किसके ऊपर, पोजीशन आइसोमर्स। अगला हमारे सामने रहेगा पोजीशन आइसोमर्स। क्या रहेगी डेफिनेशन बताओ। पोजीशन बताने के लिए हम एरोबिक नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और आप बताइए पोजीशन किसकी बताई जाती है, फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो किसी ना किसी की पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो लिख दीजिए इसके सामने, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ, isomers having different position of, isomers having different position of, isomers having different position of functional group, isomers having different position of functional group, comma multiple bond, comma multiple bond, or or subsequent, or subsequent, और सब्सिट्यूएंट। क्लियर। चलिए इसमें नोट लगाकर 2 पॉइंट लिख दीजिए। नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट के अंदर, नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, पोजीशन आइसोमर्स हैव, पोजीशन आइसोमर्स हैव, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम चेन लेंथ, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम चेन लेंथ, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन नहीं बदलनी चाहिए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, पोजीशन आइसोमर्स हैव, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बदलना चाहिए, सिंपल सी बात है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहां पर बातें करते हैं, 1 बाय 1। पोजीशन आइसोमर्स को समझने की थोड़ी सी कोशिश हम यहां पर करेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है C6। अगर अपन बात करें H14, जल्दी से बताओ DU कितना है, DU बताओ कितना है, DU इसमें है 0। तो जो भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसके अंदर ना तो कोई पाई बॉन्ड आएगा और ना ही कोई रिंग आएगी। टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो आप देखते जाइए, मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखे और एक को मैं ब्रांचिंग में लेकर गया हूं। अभी आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझने का। क्लियर। एक हमारे सामने ये दिया गया है और दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये दिया गया है। क्लियर। अब मुझे इसमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार की बातें हो सकती हैं। सबसे पहले बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं पेरेंट कार्बन चेन, तो कितने कार्बन है इसकी पेरेंट कार्बन चेन में, 5। इसकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है बताइए, 5। तो ये प्राइम कंडीशन है पोजीशन आइसोमर्स की कि चेन लेंथ सेम होनी, और इसमें है। अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल सके, इसलिए यहां से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5। बताइए सब्स्टिट्यूएंट को कितने नंबर मिले हैं, 2। सही बात है कि नहीं है। नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो कहीं से भी कर लो 3 नंबर पर आने वाला है। तो इसमें नंबरिंग करेंगे, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 4 5 एंड 6। आप देखिए दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, चेक कर सकते हैं, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों में पीसीसी भी सेम। अगर फर्क है तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर और इसमें सब्स्टिट्यूएंट, तो आपने बोला तो यही है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मींस पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां पर जब आप नाम लिखोगे तो नाम लिखा जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। सही बात है कि नहीं है। और इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल। सही बात है, पेंटेन। पक्का, जी हाँ। और अगर मैं इन दोनों में रिलेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इस बार ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक बार एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर। आप ध्यान से सुनते हुए जाइए एग्जांपल्स 1 बाय 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो C3H8O दिया गया है। जल्दी से बताएंगे इसका DU कितना है। DU कितना है, 0। इग्नोर द ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा, तो हाइड्रोजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। पहला मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर ये बनाया है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहला स्ट्रक्चर ये बनाया है, और दूसरा स्ट्रक्चर अगर अपन बात करना चाहें तो ये बनाया है। चलिए दोनों के नाम लिखकर देखते हैं। पहले वाले में बताओ, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? 3। दूसरे वाले में भी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? 3। पोजीशन आइसोमर की प्राइम कंडीशन है चेन सेम होनी चाहिए। अब नंबरिंग करते हैं, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलना चाहिए, 1, ये 2 एंड ये 3। नाम बताइए क्या रहेगा? पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। एन एंड 1 पोजीशन पर कौन है? ऑल। आप 1 को स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर दिखाया है। इसमें भी नंबरिंग कहीं से भी करो, फंक्शनल ग्रुप को 2 ही मिलना है। तो मैंने नंबरिंग यहां से की है, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सेकेंड पोजीशन पर ऑल। आप देखिए दोनों में अगर कोई रिलेशनशिप पूछे तो पोजीशन आइसोमर में क्लियर है, किसी ना किसी की पोजीशन अलग होगी, किसी ना किसी की पोजीशन अलग होगी, मतलब लोकेंट्स अलग दिखाई देंगे आपको। इन दोनों नाम में अगर आप गौर से देखो तो नंबर का फर्क है, इसमें ये 1 पर है और इसमें ये, बाकी सब सेम है। तो बताइए किसकी पोजीशन बदल रही है? फंक्शनल ग्रुप की। OH 1 से 2 पर चला गया है। तो ये भी आप लोगों के सामने, बताइए कौन रहने वाले हैं? ये आपके सामने है पोजीशन आइसोमर्स। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलने वाला एग्जांपल लिया, आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलने वाला एग्जांपल भी लिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें मल्टीपल बॉन्ड वाला भी ले लेते हैं, C4H8। आप बताइए इसमें DU कितना है? DU कितना है दोस्त? 1। सही बात है कि नहीं है? अब मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर तो ये बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तीसरी जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है। क्लियर? आइए सब में, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इसमें नंबरिंग करूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इसमें नंबर 1 नंबर 2 इधर जाओ उधर जाओ, एक ही बात है, ये हमारे सामने है। क्लियर? मान लीजिए इसको मैंने बोला है 1, इसको बोला है 2 और इसको बोला है 3। क्लियर? अब मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है आप बताइए? फर्स्ट एंड सेकंड में आप बताइए, दोनों में पेरेंट कार्बन चेन सेम, 4 कार्बन की। इसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 1 और इसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2। तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली 1 एंड 2 पोजीशन आइसोमर्स। ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर आपसे पूछे कि 1 में एंड 3 में क्या रिलेशन है, 1 एंड 3 में, तो इसमें 1 में पीसीसी कितने की है? 4। और इसमें कितने की है? तो ये चेन आइसोमर्स है। तो ये आपस में क्या है दोस्त? चेन आइसोमर्स। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछे सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, और दोस्तों यहां पर बहुत सारी जनता साफ होती हुई नजर आती है। बच्चा कहता है सर इसमें मल्टीपल बॉन्ड 1 पर और इसमें मल्टीपल बॉन्ड 2 पर, तो पोजीशन बदल गई ना सर? चेन लेंथ सेम होनी, यानी कि जब आपके दिमाग में चेन और पोजीशन दोनों आ रहे हो तो प्रायोरिटी चेन आइसोमर्स को मिलेगी। आगे बात समझ में? पोजीशन की कंडीशन है कि चेन फिक्स होनी चाहिए, अगर चेन बदली तो फिर वो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है? तो आप बताइए सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन रहने वाला है? सेकंड और थर्ड आपके चेन आइसोमर्स है। यू गॉट दैट पॉइंट? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो तीनों के एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रख दिए। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो सकती है, आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है, आपके मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। पोजीशन आइसोमर्स के लिए प्राइम कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए और आपका चेन लेंथ भी सेम होनी चाहिए। अगर चेन बदली तो वो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ना कि पोजीशन।
आइसोमर क्या होता है? एक रिलेशन। सुलटा दिया है। अब मैं आपके सामने कंपाउंड रखूंगा और आपको बताना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। आगे बढ़ सकते हैं? सुलटा दिया सभी ने? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास का आपका टास्क रहेगा, एक तो जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना, वो वापस से रिवाइज करके आने हैं। फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हुए हैं, वो एक बार वापस से रिवाइज करके आएंगे, तो चीजें आपको समझने में आसानी रहेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टेड है भाई सारी की सारी बातें। अगर आपने नेमिंग नहीं पढ़ी और आप सीधे बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। आइए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, आप अपना दिमाग चलाएंगे जैसा भी है, जितना भी है, और मुझे बताते जाएंगे कि इन कंपाउंड्स के बीच में आपके हिसाब से क्या रिलेशन होना चाहिए। बताइए, क्या रिलेशन इन एग्जाम्पल्स में है? पहले वाले में बताओ, पहले में क्या रिलेशन? पोजीशन है या चेन है? दोस्त, इसमें पीसीसी यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो बताइए पीसीसी के अंदर कितने कार्बन है? इसमें 4। और इसमें पीसीसी यहां से शुरू होकर अब यहां जाओ वहां जाओ, कोई फर्क?
तो इसकी पीसीसी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसका मतलब इनकी चेन लेंथ अलग अलग है, और चेन लेंथ अलग अलग है तो ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। तो आर चेन आइसोमर्स। लेकिन देखो पहली नजर में पोजीशन लगे थे कि सीएन ने अपनी जगह बदल ली हो, लेकिन पोजीशन के लिए प्राइम कंडीशन है चेन लेंथ मस्ट बी सेम। नेक्स्ट वाले में देखो, इसकी पीसीसी में बताओ कितने कार्बन है? 4। तो इन दिस केस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन 4। उधर वाले में बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी छोड़ सकते हो, तो पीसीसी यहां से शुरू होकर यहां या यहां चली जाएगी। और इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। इट मींस दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, पर दोनों में आपके चेन लेंथ अलग अलग है, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? आर चेन आइसोमर्स। क्लियर? नेक्स्ट वाले में बताओ, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4। तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कितने? 4। और इसमें कितने हैं बताइए? 3। तो अगेन चेन लेंथ अलग अलग है, तो ये कहलाएंगे आपके क्या? चेन आइसोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? नेक्स्ट वाले में बताओ, इस पेरेंट कार्बन चेन में क्या मैं दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर सकता हूं? जी हाँ। टर्मिनल पर आते हैं दोनों, तो ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन है। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स हैं? तो यू विल से 4 कार्बन एटम्स। इन दिस केस पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स है? आप बताइए। 3। तो बताइए चेन लेंथ सेम है कि अलग अलग है? अब जिसको पीसीसी का सिलेक्शन नहीं आता वो कैसे आइसोमेरिज्म पर हाथ साफ करेगा? तो आप फिर से कह सकते हैं ये हैं आपके चेन आइसोमर। नेक्स्ट वाले में बताइए, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? कितने हैं? 5। तो पेरेंट कार्बन चेन में है 5। आपको याद है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, और 2 हैं तो एक से शुरू दूसरे पे खत्म। इसमें आपकी पीसीसी यहां से यहां तक रहेगी। बताइए इसमें कितने हैं? पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन, तो आर चेन आइसोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो जो आपने नोट लगाकर लिखा है ना कि पोजीशन आइसोमर में चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, वो नोट्स पर देखो इतने क्वेश्चंस आए। तो थ्योरी कभी समझ में नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मत समझिए कि सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है बच्चे, नहीं, ये सब्जेक्ट भी क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन करोगे तो ही क्वेश्चन बनेंगे, केवल थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सुलटा दिया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? चलिए अब मैं क्या करूंगा कि कुछ कॉमन नेम जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें याद हो जाएं, इसलिए उनको एग्जांपल्स में उठाऊंगा। क्लियर? तो आपको लगेगा कि इतना पेज भर गया है, तो पेज के क्वेश्चंस में बढ़ रहे हैं। आप देखो क्वेश्चंस तो ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ सकते, टाइम हो गया है क्या? बेल बज गई है? बज गई है या बजने वाली है? 1 मिनट है ना? 1 मिनट का तुम क्या जानो मतलब। आगे बढ़िए, रिलेशन बताते हुए चलिए। बताइए पहले वाले का कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो जाइलीन, मेटा जाइलीन। जब दो क्या लग जाते हैं CH3 जो जाइलीन बोलते हैं, और ये पैरा जाइलीन। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलेगी। पाई बॉन्ड जब भी दिखाए गोला बनाओ। तो बताओ इसमें ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर फिर से क्या बनाओ? गोला। 1 2 3 4 5 6, 1 3 पर है। यहां पर फिर से क्या बनाओ? गोला। 1 2 3 4 5 6, 1 4 पर है। तो बताइए ये अगर हमसे पूछे जाएं, ऑर्थोजाइलिन कॉमा मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन आर पोजीशन आइसोमर्स, आर पोजीशन आइसोमर्स। आर की इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास। चलिए होमवर्क 2 दिए हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप रिवाइज करके आने हैं, और एक अगर अपन बात करना चाहें तो एक्सरसाइज सेकंड केवल आयुपेक नेमिंग की क्वेश्चंस करने हैं।